Hello, my dear students. Today I am going to discuss linear programming problem by simplex method. तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज उसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 और सब्जेक्ट टू जो कांस्टेंट है वो आपके सामने दे रखे हैं x1 प्लस x2 less or equal to 4, x1 minus x2 less or equal to 2 and x1 comma x2 is greater or equal to 0. Solve by simplex method. तो हमने आपको पहले ही ये बताया था कि सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसको हम इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक जो टेबल हमने यहाँ बनाई है उस टेबल में उनकी वैल्यू को पुट करते हैं और हम ऑप्टिमल सोल्यूशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे, और चूंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो इसके जो मेथड्स है वो फिक्स्ड है, इट कांट चेंज। क्वेश्चंस चेंज हो सकता है, उसके डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन उसके स्टेप्स सेम है। तो आइए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 टू कन्वर्ट स्लैक वेरिएबल तो हमने लिखा, लेकिन टू कन्वर्ट, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ये तो आप समझिएगा, ये क्या सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है और ये हमने स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। आइए, तो क्योंकि यहाँ पर दो ही कांस्टेंट हैं इसलिए दो ही स्लैक वेरिएबल्स के मैंने बारे में बताया तो कि ये वो वेरिएबल्स हैं जिनका आउटपुट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जिनका रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये ना तो टाइम कंज्यूम करते हैं, ना ही किसी तरह की कॉस्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 2x2 0s1 0s2, और फिर दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम s1 लिख देंगे और इसके आगे लगा देंगे 0 और ये हो जाएगा 4। फिर हम लिखेंगे x1 माइनस x2 और अब की बार 0s1 यहाँ लिखेंगे और s2 यहाँ लिखाएंगे और ये हो जाएगा 2। क्योंकि आप देख रहे हैं ये बड़ा है इसलिए हम इस साइड में ऐड करेंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे x1 x2 s1 s2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये आपका बना। तो यहाँ तक करने के बाद हम ये जो टेबल हमने जनरेट करी है हम इसमें इसकी सारी वैल्यूज पुट कर। तो सबसे पहले हमने लिखा है सीजे का मतलब हो गया कि जो भी आपका यहाँ पर कोफिशिएंट हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के उनको हम यहाँ पर पुट करें। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो कोफिशिएंट हैं, तो वो हो जाएगा 3 2 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर सी भी हमने लिखे, इनके आगे हमेशा पहले इटरेशन में 0 0 0 लिखना है। बेसिक वेरिएबल्स जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर तीसरी बार 0 लिख दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। बेसिक वेरिएबल जो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर s1 s2, तो आपका पहला स्टेप जो बनेगा उसमें रहेगा s1 s2। असल में s1 s2 लिखते हैं, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं, बस आप ये समझ लीजिए। और xb क्या है, xb जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं, x1 xb 4 और 2, यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 2। तो इस तरह से हमने ये पहला चरण, पहला स्टेप पूरा किया। और फिर x1 का कोफिशिएंट मतलब 1 1 1 0 1 1 1 0। फिर सेकंड है 1 -1 1 -1 0 एंड 1। ये हमारा पहला प्रोसीजर हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सी क्रम में हम एक और
इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, और वो है ZJ माइनस CJ को लिखना। क्योंकि आपको याद होगा टेबल जब हमने बनाई थी तो वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की थी। तो ZJ माइनस CJ के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ZJ। देखिए ZJ हमेशा जो लिखा जाता है वो बेसिक वेरिएबल्स के नीचे आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ZJ और ZJ माइनस CJ, ये हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पहले भी हमने इस तरह की चीज़ों को इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से टेबल जनरेट की जाती है। तो इसको हम लाइन खींच देते हैं जिससे कि ये परफेक्ट बन जाए, क्योंकि नीट एंड क्लीन होगा तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये हमने बना दिया। ठीक है, अब ZJ सबसे पहला स्टेप नंबर 1, हम एक चीज़ यहाँ पर भी हम एक लिखते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमम, और ये हो जाता है XB। अब डिवाइड किससे करेंगे वो बाद में डिसाइड होगा। सबसे पहले ZJ को निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं, 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, रिजल्ट क्या निकला, जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, दैट बिकम 0। फिर 0 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 0 का 1 में मल्टीप्लाई, तो ये भी 0। पहले स्टेप पे सब 0 0 0 रहेंगे। ठीक है, स्टेप 1 ऑल वैल्यूज बिकम 0 0 0। फिर ZJ माइनस ZJ की वैल्यू इतनी है, यहाँ तो CJ की वैल्यू है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर डैश लगाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि ZJ की वैल्यू है 0 और ऊपर कितना है, CJ की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा -3। यही डैश लगा है बच्चों, ये डैश है। अब यहाँ पर 0 -2, फिर यहाँ 0 -0, ये 0 रहेगा, फिर ये 0 -0, ये 0 ही रहेगा। तो अब आपने इसमें देखा, और ZJ माइनस CJ में अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब अभी आप ऑप्टिमम सोल्यूशन पर नहीं पहुंचे। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको यही डिसाइड करता है कि अगली टेबल बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक वैल्यू इसकी माइनस, यहाँ तो 2 वैल्यू माइनस है, तो इसमें मोस्ट निगेटिव वैल्यू देखते हैं, मोस्ट निगेटिव। तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू जो है वो हमने ये लिखा, मोस्ट निगेटिव वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये मोस्ट निगेटिव वैल्यू। तो अब इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, इसको बोलते हैं की कॉलम, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन से हैं, 1 1। अब हमें रो एलिमेंट ढूंढने हैं, तो अब देखिए इसमें 1 1 आया है, 4 की वैल्यू कितनी, XB की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 1, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स 4, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स 2। ये जो एलिमेंट होते हैं उसी से हम, इसीलिए हम यहाँ लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा की कॉलम होने वाला है। तो अब जैसे यहाँ पर की कॉलम X1 हो गया, तो आप यहाँ X1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने की कॉलम पता किया। अब इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो वो आप देख पा रहे हैं, दैट बिकम्स 2। वो वैल्यू कितनी है 2, तो की रो एलिमेंट जो होगा वो ये हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, 1 पर, तो ये हो गया की एलिमेंट। हेयर द की एलिमेंट इज यहां लिख देंगे, द की हेयर द की एलिमेंट इज 1। हमारा की एलिमेंट 1 है। अब स्टेप नंबर 1 याद रखिए, जो की एलिमेंट होता है उसको हमेशा 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी 1 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये 1 हो तो उसके ऊपर के जो एलिमेंट होने चाहिए वो सारे 0 0 होने चाहिए, ये याद रखिए। अगर यहाँ 4 होता तो सबसे पहले 4 आ गया तो उसको हम 4 से डिवाइड करते, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है इसलिए हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या इसमें, इसके इटरेशन में हम अब इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ लिखेंगे। तो ये तो बिल्कुल जो लिखी है वैल्यू यहाँ पर, इसको समझिए, ये जो वैल्यू लिखी है ये हम बिल्कुल एज इट इज नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे, इसके प्लेस में। देखिए सेकंड रो में है ये, तो सेकंड रो में ही हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए देखिए कैसे लिखते हैं। और 1 सबसे पहले तो ये एलिमेंट लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 1,
ये लिखेंगे -1 0 1। की रो एलिमेंट हमने वैसे का वैसे उतार दिया, ठीक है। क्यों उतारा? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 1 था। ये चीज हमेशा याद रखिए, जो की रो एलिमेंट होगा वो एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में आता है, एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में उसको कवर अप कर लिया जाता है। तो अब 1 इसके ऊपर कितना x1, तो हम यहाँ लिख देंगे x1 और उसके ऊपर कितना 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 के ऊपर यहाँ क्या होना चाहिए 0, तो 0 कब आएगा? जब आप इस रो को इस फर्स्ट रो को इससे सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए 1 -1 तभी तो यहाँ 0 बनेगा, तो ये हमने यहाँ 0 लिखा, 1 -1 ये हो जाएगा 2, 1 - 0 ये हो जाएगा 1, 0 - 1 ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर 4 - 2 यहाँ भी हम लिखेंगे सबट्रैक्ट करके, दैट बिकम्स 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2, और ये वैसे के वैसे ही लिखे रहने दिए जाएंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये देखिए वैसे का वैसे। यहाँ पे बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखें, सबसे पहले तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू आपको देखनी है, वो देख ली, उससे की कॉलम एलिमेंट मिल जाता है। फिर हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है और फिर देखना है मोस्ट, इसमें मिनिमम वैल्यू को, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखी जाती है इसमें, तो उसमें कौन सी पॉजिटिव वैल्यू, तो वो हमने ले ली, और जहाँ पे काटेंगे वो की एलिमेंट होगा। अब की एलिमेंट यहाँ पर आया तो इसको, ये पूरी की पूरी रो नेक्स्ट स्टेप में आती है, और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स को हमें, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को हमें 0 करना होता है। तो चूंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी 1 है ही, तो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करने का तरीका क्या था? अगर हम इस रो को R1 कह दें और इस रो को R2 कह दें, तो हमने ये कहाँ से निकाला, ये लाइन हमने कहाँ से निकाली बच्चों? अगर हम इसको R1 इसको R2 कह दें, तो ये वाली जो लाइन आई वो आई R1 - R2 से आई। S1 चेंज नहीं होता है, 1 उसके ऊपर x1 और ये 3, इस S2 की जगह x1 लिख दिया, इस 3 की जगह हमने, इस 0 की जगह हमने 3। अब यहाँ पर फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे zj और यहाँ लिखेंगे zj - cj। फिर वही सारी वैल्यूज हमें निकालनी होंगी इस जगह पर, जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी उन सभी वैल्यूज को फिर से। अब देखिए 0 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आया 0 × 2, 0 और 3 2 6, तो यहाँ जाएगा 6। फिर ये 0 3 1 3, असल में ऐड करते हैं, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया उसमें 3 को -1 में मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर आपको -3 मिलेगा। 0 की वजह से सब कैंसिल हो गया, ये 0 रहेगा और ये आपका 3 आ गया। तो ये वैल्यू जो हमने लिखी दैट इज zj। तो यहाँ पर 6 3 -3 0, 6 3 -3 0 एंड 0। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, चीज़ें क्लियर हैं? हाँ बिल्कुल सही लिखा है हमने यहाँ पर, 3 zj - 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, चूँकि यहाँ पर 1 था इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा, और ये इस तरह से हमारा 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर हम जब मूव करेंगे, तो फिर अब हमें घटा के देखना पड़ेगा सबट्रैक्ट करके क्या आ रहा है। तो सबट्रैक्ट जब हम करेंगे तो लिखेंगे 6 में तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग zj है। 3 - 3 gives 0, -3 - 2 gives -5, 0 0 0 और 3 0 3। ठीक है बच्चों, तो इनके स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले 0 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, जो निकलेगा वो एडअप करके लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा -3, उसी तरह से यहाँ पे 3 0 मल्टीप्लाई होकर हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। और अब इनमें देखिए मोस्ट निगेटिव वैल्यू कौन सी है, तो आपने देख लिया वो है -5। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है XB कौन सा आपका बना, XB तो हमेशा यही रहेगा, लेकिन x2 अब की बारी आया, तो जब हम सिर्फ डिवाइड करेंगे तो माइनस से जब डिवाइड किया जाती है, पहले ही हम देख लेते हैं ये चीज़ 2 2
2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और फिर 2 डिवाइडेड बाई -1, 2 डिवाइडेड बाई -1, और माइनस साइन हम इस तरह से लिखते नहीं है यहाँ पर, ये हमेशा याद रखिए। इसकी लाइन खींच देते हैं जिससे और ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। माइनस साइन नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ये हमेशा याद रखिए। तो अब इसमें आपको दिख गया कि मोस्ट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो है ये और ये लाइन एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, इस पॉइंट पर। तो आपको समझ में आ गया कि जो आपका की एलिमेंट है वो 2 है। अब ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे। ये जो हमारा एलिमेंट है ये नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। इस 2 की जगह क्या हो, यहाँ पर 1। हम लिखेंगे कहाँ पर, ये जो इस पोजीशन पर लिखेंगे पहला, और ये फिर सेकंड मतलब ये। तो 2 इसको हमें नेक्स्ट स्टेप पे लिखने के लिए 2 की जगह क्या होना चाहिए, 1। तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 ही रहेगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर क्या है, x2, ये दोनों हमेशा याद रखें, ये दोनों नहीं 2 से डिवाइड किए जाते हैं, ये नंबर्स डिवाइड होते हैं सारे, ये सारे के सारे 2 से डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करके लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में की एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो हम 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया 1, ये हो गया 1/2, ये हो गया -1/2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये S1, ये हो जाएगा x2, और इसके ऊपर कितना है 2, तो ये हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ये हमारी लाइन नेक्स्ट जो इटरेशन टेबल के लिए लिख दी गई। अब जो नेक्स्ट है हमारा ये लाइन, अब इसमें देखिए ये -1 लिखा हुआ है, ये -1 लिखा हुआ है। तो -1 अगर हम इसमें ऐड कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम, ये कहाँ से आया, यहीं से निकाल के लिखा गया है। हमें इसको क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, 0। इसको हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लाना है, 0। तो ये 0 कब आएगा, आप बताइए। ये 0 तब आएगा जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐडअप कर दें, तभी तो आएगा बच्चों। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें दूसरा जो सेकंड मेथड है उसके लिए अगर हम चलें तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने 2x2 1 0 1 1/2 एंड -1/2 हमने लिख दिया। यहाँ पर ये x1 को पहले लिख लीजिए, ये x1 लिखा, इस 2 अब हमें लाना है 0, हमें लाना है यहाँ पर, अच्छा 2, ये 3 एडअप नहीं किया जाता है ना, ये वैल्यूज अलग रहती हैं। एडअप में कौन सी चीज़ एडअप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडअप में ये इतना पोर्शन एडअप और सब्ट्रैक्शन में जाता है, इतना, इससे कोई, इन कॉलम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अलग तरह से डिसाइडेड होते हैं। तो जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, या हम ये कहें कि इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस जगह पर 0, और इसमें हमने यहाँ से चालू करते, इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 + 2 गिव्स 3, इसको 2 से डिवाइड किया तो 0 1 ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 0 1, एंड यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 1/2, और देखिए इसमें 2 से ये -2 हुआ, -2 + 1। जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये हमारा की रो एलिमेंट था, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जब नेक्स्ट इटरेशन टेबल बनती तो की एलिमेंट उसमें 1 होना चाहिए। अब इसके अलावा जो इसके नीचे का एलिमेंट है वो रेस्ट सारे 0 होने चाहिए।
ये 0 नहीं है, तो उसके लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 + 2 3 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें हमने ऐड किया तो 2 + 1, तो यहाँ पर आना चाहिए S1 की जगह यहाँ पर आना चाहिए 1/2। ये क्यों आया? ओके, क्यों इसलिए है क्योंकि हमने इसको 1 से डिवाइड किया, तो 1/2 + 0 1/2, और यहाँ पे जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो आया -1/2, और इसमें हम ऐड कर देंगे तो -1/2 + 1 में ऐड होके कितना जाएगा 1/2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2। ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लेरिफाई हुई, ठीक। -1/2 में +1 किया तो हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, अब इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, तो इसमें इसकी वैल्यू एज इट इज, क्योंकि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो हमेशा याद रखिए इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो यहाँ पर हम 3 का 3 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके नीचे जैसे हम लिखते हैं ZJ और ZJ - CJ, फिर हम वही काम करेंगे 2 1 2 3 3 9, तो 2 + 9 ये हो गया 11, ये 2 0 3 1 3, तो ये ऐड हो जाएगा 3, 2 1 2 ये ऐड हो जाएगा 2, ये 1 और ये 3/2, तो 1 + 3/2 कितना होगा बच्चों, 1 + 3/2 गिव्स 5/2, और ये आया आपका -1 और 3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या निकलेगा देखिए। -1 जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, और फिर इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1 2 2 -2 और ये 3, तो 1/2 आपका यहाँ से प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। अब फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्रूशियल स्टेप। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करें 11, देखिए CJ की जो वैल्यू है अगर हम इसमें देखें तो इससे तो 11 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे 3 - 3 गिव्स 0, 2 - 2 गिव्स 0, 5/2 - 0 गिव्स 5/2, 1/2 0 गिव्स 1/2, तो आप देख सकते हैं ऑल वैल्यूज, ऑल ZJ - CJ, हम लिखेंगे ऑल ZJ - CJ greater or equal to 0, so we reach optimal, solution। तो अब यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो x1 x2 की वैल्यू के लिए ये देखते हैं, ये जो मान होते हैं वो x1 x2, तो x1 का मान है यहाँ पर 3 और x2 का मान है यहाँ पर 1, x1 का मान हो गया 3 और x2 का मान हो गया 1, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम z, तो मैक्सिमम z के लिए आप देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी यहाँ पर 3x1 + 2, तो x1 की जगह 3 रखेंगे तो ये 9, और x2 की जगह 1 रखेंगे तो 2, 9 + 2 गिव्स 11, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। तो आई होप थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुल मिला के 3 इटरेशन टेबल बनी है, 3 इटरेशन टेबल मतलब फर्स्ट टेबल ये, फिर सेकंड टेबल ये, और थर्ड टेबल ये। बस हमेशा याद ये रखना है कि की रो एलिमेंट हमें देखने हैं, सबसे पहले मोस्ट निगेटिव वैल्यू, और फिर उससे हमें मिलेगा की कॉलम, फिर डिवाइड करके मिलेगा की रो एलिमेंट, और फिर मिलेगा लास्ट में की एलिमेंट। की एलिमेंट 1 है, कोई अच्छी बात है, अगर 1 नहीं है तो फिर अगला जो स्टेशन टेबल होगा वहाँ 1 होना चाहिए, तो चूंकि पहले स्टेप में तो 1 मिल गया इसीलिए हमने इसको एज इट इज उतार दिया, और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, जिस 1 के ऊपर x था उसके ऊपर 5 था, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया।
3 था, ये हमने 3 लिखा और ये इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ चूंकि आप देख ही रहे हैं कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 के ऊपर की वैल्यू हमें करनी थी 0, तो R1 माइनस R2 हमने सिंपली सॉल्व करके लिख दिया। फिर वही काम आता है, फिर वही ZJ निकाला, ZJ माइनस CJ सॉल्व किया और देखा हमने अभी ZJ माइनस CJ की वैल्यू फिर एक माइनस में आ गई। फिर हमने उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया, मोस्ट निगेटिव वैल्यू मिली, कॉलम एलिमेंट मिला और ये जो की कॉलम एलिमेंट है उससे हमने 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यहाँ हमने डैश लगाया क्योंकि नेगेटिव साइन को हम नहीं रखते। तो जब डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से आपको की रो एलिमेंट पता चल गया, उसकी मदद से की एलिमेंट क्लियर हो गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जब आएगा तो उसमें ये वाला इस वाली रो में इस 2 की जगह 1 होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते। तो देखिए हमने 2 से पहले डिवाइड, कहाँ तक डिवाइड हुआ, यहाँ तक देखिए डिवाइड हुआ। इसके आगे के मतलब नहीं, क्योंकि उससे ऊपर के एलिमेंट x2 और 2 लिख दिए गए। अब नीचे हमने देखा कि ये तो -1 है, तो हम करेंगे क्या, इस -1 को ख़त्म करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से देखिए हमने डिवाइड किया और उसमें एडअप कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि एडअप करने के बाद ये रोज हमारी बन गई। अब 3 इससे मैं फिर बताया, इससे कोई मतलब नहीं, एज इट इज़ इनको लिख दिया गया यहाँ पर। अब इसमें गौर से देखने वाली बात ये है कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, जो ऐड होके आया उसको नीचे लिखते गए। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा ZJ और फिर ZJ माइनस CJ होता है कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्ट्रैक्ट करने पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, इसका मतलब आप ऑप्टिमम सोल्यूशन पे पहुंच गए। और जब आप ऑप्टिमम सोल्यूशन पे पहुंच गए तो आपको वैल्यू मिल गई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार देखेंगे और भी अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।